देश में इस समय तमाम तरह की जो चीजें हैं वो चलती हुई नजर आ रही हैं। पहलगाम हो जाता है, उसके बाद फिर जातीय जनगणना की बातें होने लगती हैं और इसको लेकर तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो अपने अपने बयान रखती हुई नजर आती हैं। इन तमाम अहम मुद्दों के ऊपर हमसे बात करने के लिए राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता रोहित अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं। रोहित जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। रोहित जी, पहली बात तो जिस तरह से जो माहौल देश का चल रहा है, क्योंकि जातीय जनगणना की बात होने लग गई है, पहला कमेंट में लेना चाहूंगा कि आरएलडी का रुख इस पूरे मामले के ऊपर क्या है। देखिए, राष्ट्रीय लोकदल तो हमेशा से सामाजिक न्याय की बात करता रहा है, चाहे चौधरी चरण सिंह जी रहे हों, चाहे चौधरी अजीत सिंह जी रहे हों, और उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए माननीय जयंत चौधरी जी ने सामाजिक न्याय के लिए हमेशा संघर्ष करने का काम किया है। और हमारी हमेशा से ये एक लंबी मांग रही है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। इससे क्या है कि आपको कम से कम आपके पास डेटा होगा, उस डेटा के ऊपर आप बेहतर तरीके से एनालाइज कर पाओगे चीजों को, और काम करने में भी वो आपको आसानी होगी। क्योंकि हमने देखा है कि सामाजिक न्याय हर वर्ग तक नहीं पहुंच पाता है, कहीं ना कहीं उसमें एक रुकावट आती है। तो जब आपके पास एक जातिगत जनगणना होगी तो जिन जातियों तक अभी तक आरक्षण का लाभ नहीं पहुंचा है या वो सुविधाएं नहीं पहुंच पाई हैं जो सरकार उनको प्रदान करना चाहती है, वो सुविधाएं दे पाना आसान हो जाएगा, डेटा एनालिसिस आसान हो जाएगा। क्योंकि माननीय जयंत चौधरी जी का ये मानना है कि जब तक हर व्यक्ति का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास संभव नहीं है। अच्छा रोहित जी, चलिए आपने एक पक्ष रख दिया, लेकिन क्या इस वक्त पे जबकि देश में पहलगाम को लेकर तमाम सारी जो है चीजें हो रही हैं, तमाम सारे प्रदर्शन भी हो रहे हैं, लोगों में आक्रोश भी है, क्या ये सही समय था जातीय जनगणना का? कैसे देखते हैं आप? देखिए, एक बात तो साफ है कि पहलगाम में जो हमारे निर्दोष भारतीयों का नरसंहार हुआ है, उनकी हत्या हुई है, उसको लेके 140 करोड़ भारतीयों के दिल में आग जल रही है। और सरकार संकल्पित है उन आतंकवादियों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए, उनके संरक्षक पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई करने के लिए, और उसकी तैयारी भी की जा रही है। परंतु उसी कड़ी में एक बात हमको और आपको समझनी पड़ेगी कि देश के अंदर अन्य कामों को, विकास के कार्यों को रोका नहीं जा सकता है, और एक ऑनगोइंग प्रक्रिया होती है। और क्योंकि एक बड़ा देश है भारत, और यहाँ पे हर वर्ग पे काम होता रहता है जी, और हर जगह चीजों के लिए अलग अलग विभाग हैं। तो अगर देश के अंदर विकास का कार्य चलता रहे, क्योंकि आतंकवादियों की तो मंशा यही थी ना कि हमारे देश के अंदर विकास के कार्य में रुकावट आए, हमारे देश के अंदर जो प्रगति हो रही है उसके अंदर रुकावट आए। अगर हम अपनी प्रगति को, हम अपने चीजों को रोक देंगे तो उनकी तो मंशा में वो सफल हो जाएंगे पहले ही जी। तो उनके ऊपर कार्रवाई करना एक पैरेलल गतिविधि है, और साथ ही साथ सामाजिक न्याय के प्रति कार्य करना एक पैरेलल गतिविधि हो सकती है। अच्छा रोहित जी, लोग ये भी कह रहे हैं, खासकर जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो ये बात का आरोप लगा रही हैं कि मुद्दे को भटकाने का एक तरीके से ये पूरे का पूरा मामला है, क्योंकि इस वक्त पे जिस तरह से अनाउंसमेंट हुआ है वो ऐसा लगता है कि मुद्दे के लोग ना जाएं, कहीं और डाइवर्ट हो जाए, इसलिए ये सब किया गया। देखिए, मुझे लगता है विपक्ष को आपदा में अवसर नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि आतंकवादियों के साथ विपक्ष को सुर नहीं मिलाने चाहिए। विपक्ष को यह समझना पड़ेगा, जैसा मैंने भी आपको पहले भी बोला कि आतंकवादियों की तो मंशा यही है ना कि आपके देश का विकास रुक जाए, परंतु हम उसके लिए तैयार हैं कि ना तो हमारे देश का विकास रुकेगा, और हाँ, आतंकवादियों पे सख्त से सख्त कार्रवाई जरूर होगी, उनके संरक्षकों पे सख्त से सख्त कार्रवाई जरूर होगी, परंतु विपक्ष की मंशा ये है कि वो आपदा में अवसर ढूंढ के वो आतंकवादियों के साथ सुर मिलाने की कोशिश कर रहा है। और उसको कहीं ना कहीं सामाजिक न्याय के प्रति वो जो उसको दुख हो रहा है कि जातिगत जनगणना से जो सामाजिक न्याय स्थापित होगा देश के अंदर, वो कहीं ना कहीं वो उसके प्रति निराशावान है, इसीलिए वो शायद इस तरीके की बात कर रहा है। अच्छा रोहित जी, ये तो मानेंगे कि ये सब जो जातिगत जनगणना का जो एक ऐलान हुआ है ये विपक्षी दलों के दबाव में हुआ है, क्योंकि राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, सब ये बात कह रहे हैं कि भाई ये तो हमारी जीत है। मैं तो कहूंगा विपक्ष की तो भूमिका यही है कि आप अपनी आवाज बुलंद करते रहिए और अच्छे मुद्दों को उठाते रहिए, और अगर आप ये मानना चाहते हैं कि आपके ही मुद्दे थे ये, तो इसमें भी हमें कोई गुरेज नहीं है। आपको मुद्दे उठाने चाहिए और जनता के पक्ष में उठाने चाहिए, क्योंकि विपक्ष का काम यही है
कि मुद्दे जी। उठाओ। परंतु एक बात हमको इसके साथ साथ ये समझनी पड़ेगी कि राष्ट्रीय लोकदल लंबे समय से इस चीज हम्म। पे मांग कर रहा था, और जब हम इस गठबंधन में आए तब हमने कहीं ना कहीं सरकार को इस चीज के प्रति कन्विंस करने की भी माननीय जयंत चौधरी जी ने कोशिश की, और जब हम्म। एक वार्तालाप होता है एक सेम टेबल पे बैठ के, तो वहां पे कहीं ना कहीं उन मुद्दों के ऊपर चर्चा होती है, बात होती है। मैं तो कहूंगा विपक्ष है कि हम्म। उसको भी सहयोग करना चाहिए, जातिगत जी। जनगणना के अंदर आगे बढ़ना चाहिए और सामाजिक न्याय के प्रति उसको भी कहीं ना कहीं संकल्प लेना चाहिए। अच्छा रोहित जी, आप बड़े जिम्मेदार प्रवक्ता हैं, बहुत कह सकते हैं कि बड़ी जिम्मेदारी से अपनी बात को रखते हुए नजर आते हैं। मेरा सवाल इसी जिम्मेदारी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आपने इससे पहले मैंने आपको सुन रहा था जब आपने ईद के मौके पर कहा था कि भाई अगर कोई नमाज पढ़ना चाहता है, कोई अपनी जो है वर्शिप इस तरह से करना चाहता है तो उसके लिए खुली आजादी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन रोहित जी, क्या नहीं लगता कि पहलगाम के बाद जिस तरह से एक हिंदू मुस्लिम का पूरा मुद्दा जिस तरह से बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, कई जगह आप भी देख रहे होंगे, बहुत सारे वीडियो इस तरह के आ रहे हैं कि देश में एक तरीके से माहौल खराब करने का प्रयास या तो किया जा रहा है, या जिस तरह से बयानबाजी हो रही है उससे खराब होता हुआ दिख रहा है। देखिए, अराजक तत्व हर जगह पे होते हैं और अराजक तत्वों के ऊपर कार्रवाई करना ये कहीं ना कहीं प्रशासन का जी। काम है। और अगर किसी भी तरीके का अराजक तत्व कहीं ना कहीं धर्म के नाम पे या जाति के नाम पे विघटन पैदा करने की कोशिश करेगा तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। एक बात हमको और आपको समझना पड़ेगी कि यहाँ पे मुद्दा धर्म और जाति का नहीं है, यहाँ पे मुद्दा आतंकवाद का है। और आतंकवाद कहां से हो रहा है? आतंकवाद सीमा के पार से हो रहा है। कहीं ना कहीं पाकिस्तान द्वारा पोषित ये आतंकवाद है जिससे आप भटका नहीं सकते हैं। और ये अपने देश के अंदर धर्म के नाम पे या जाति के नाम पे बात करके आप उस मुद्दे से, मुख्य मुद्दा जो है आतंकवाद, उससे आप भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम बहुत जिम्मेदार देश हैं और इस जिम्मेदारी को हम समझते हैं बहुत बेहतर तरीके से कि आतंकवाद का ना तो कोई मुखौटा होता है ना कोई धर्म होता है। आतंकवाद कहीं ना कहीं पाकिस्तान द्वारा हमारे देश को कमजोर करने के लिए पाला जा रहा है, पोषित किया जा रहा है। उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करना ये हमारे पूरे देश की जिम्मेदारी है। 140 करोड़ देशवासियों के अंदर हिंदू भी आता है, मुसलमान भी आता है, सिख भी आता है, ईसाई भी आता है और हर धर्म का व्यक्ति, हर जाति का व्यक्ति आता है। तो हम भारतीय हैं और जब हम भारतीय होकर सोचते हैं तो आतंकवाद के ऊपर हम बेहतर काम कर पाएंगे, उसको हम खात्मे की तरफ हम ज्यादा बेहतर काम कर पाएंगे। ये वही कश्मीर है जहां पे एक समय था जब पाकिस्तान का दबदबा हुआ करता था, परंतु उसको खत्म करने का काम वहां के लोकल लोगों ने किया है। वहां के लोकल लोगों ने बहुत लंबे समय तक वहां का शोषण सहा है। वहां पे जो आतंकवाद का एक मुख्य जो चेहरा था, उसको कहीं ना कहीं जो दर्द है वो कहीं ना कहीं कश्मीरियों ने सहा है। आज कश्मीरियों की ही मेहनत के कारण कश्मीर वापस स्वर्ग बनने की ओर है। तो वहां पे डेफिनेटली कहीं ना कहीं आतंकवादियों को ये अच्छा नहीं लगा, इसलिए उन्होंने इस तरीके की हमला करके और इस तरीके का माहौल खराब करने की कोशिश की कि हमारे देश के अंदर धर्म के नाम पे उन्माद फैलाने की उन्होंने कोशिश की है। तो हम अगर उनकी लाइन पे अगर हम चलेंगे, उनके पिच पे अगर हम खेलेंगे तो फिर तो वो जीत जाएंगे ना। तो हमें तो उनकी पिच पे नहीं खेलना है, हमको कहीं ना कहीं भारतीय होकर सोचना है और आतंकवाद का सफाया करना है। बिल्कुल रोहित जी, यही मुझे उम्मीद भी थी आपसे कि आप इस तरह की बात रखेंगे अपनी। लेकिन मैं चाहता हूं कि इसी के साथ में संदेश भी मैं आपसे जरूर लेना चाहूंगा, क्योंकि कई जगह से ऐसे वीडियो आ रहे हैं जहां पर कई ऐसी दुकानों को देखकर, नाम देखकर या नाम जानकर उनके जो है कारोबार के ऊपर लगातार हमला किया जा रहा है। तो आपकी तरफ से संदेश क्या होगा? क्योंकि आप सरकार में भी हैं, केंद्र की बात भी करें और राज्य के उत्तर प्रदेश की बात करें, दोनों जगह पर आप हैं। तो अगर मैं संदेश की बात करूं, क्योंकि भाईचारे की आप बात कर रहे हैं, किस तरह का आपका संदेश होगा रोहित जी? देखिए, एक बात साफ है कि देश के अंदर जितना भाईचारा रहेगा विकास तभी संभव है। किसी भी व्यक्ति को कुचल के, किसी भी व्यक्ति को दबा के या किसी भी व्यक्ति को परेशान करके आप ना तो अपने स्वयं के विकास के बारे में सोच सकते हो, ना समाज के विकास के बारे में सोच सकते हो और ना ही आप देश के विकास के बारे में सोच सकते हो। हम सबको आपसी भाईचारे से रहना चाहिए, आपसी सहयोग, आपसी समन्वय के साथ रहना चाहिए और हमें लड़ना है बाहरी ताकतों से। अगर हम आपस में लड़ते रहेंगे अपने छोटे छोटे स्वार्थों के कारण, क्योंकि मैंने देखा है कि देश के आम जनमानस के बीच में किसी भी तरीके का कोई विवाद नहीं है। छोटे मोटे कहीं पे कोई विवाद किसी के हो जाते हैं, किसी के झगड़े हो जाते हैं तो उसको कहीं ना कहीं धार्मिक रंग देने की कोशिश की जाती है, उसको जातिगत रंग देने की कोशिश की जाती है। ये कहीं ना कहीं बंद होना चाहिए।
क्योंकि व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए आप अगर देश के अंदर समाज के अंदर अगर आप धर्म की बात करोगे, आप जातियों के नाम पे आप झगड़े करने का काम करोगे, तो ये समाज के अंदर एक गलत में संदेश जाता है और कहीं ना कहीं वो नफरत की खाई बढ़ती चली जाती है, जिसको पाट पाना बहुत ही महंगा हो जाता है। तो हमको और आपको ये समझना पड़ेगा और समझना चाहिए कि अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए कृपया करके धर्म और जातियों के नाम पे नफरत पैदा करने का काम ना करें। जी बिल्कुल महत्वपूर्ण बात कही रोहित जी आपने, लेकिन इस महत्वपूर्ण सवाल के जो जवाब आपने दिया है, एक और सवाल महत्वपूर्ण बन जाता है। राकेश टिकैत जी के ऊपर जिस तरह से कह सकते हैं हमला करने का प्रयास किया गया, उनकी पगड़ी उछालने का प्रयास किया गया, कैसे देख रहे हैं पूरे मामले को लेकर, क्योंकि काफी हो हल्ला इसको लेकर अब मचता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, राकेश टिकैत जी के ऊपर जो हमला हुआ है वो निंदनीय है। राष्ट्रीय लोकदल राकेश टिकैत जी के साथ खड़ा है हमेशा। राकेश टिकैत जी हमेशा हमारे साथ रहे हैं, हमारे परिवार का सदस्य हैं और राकेश टिकैत जी के ऊपर जो हमला हुआ है वो पूरी तरीके से गलत है और इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज मुजफ्फरनगर के अंदर पंचायत हो रही है, उसमें राष्ट्रीय लोकदल पूरी तरीके से राकेश टिकैत जी के परिवार के साथ खड़ा हुआ है और वहां पे जो हमारे बड़े हैं वो जो भी निर्णय लेंगे उसके साथ हम कंधे से कंधा मिला के हम सहमत हैं। और हमको ये समझना चाहिए कि जो सामाजिक संस्थाएं हैं या सामाजिक जितने भी संगठन हैं उनके जो प्रमुख हैं उनका हमें सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो अपना कहीं ना कहीं नुकसान करके अपने परिवार से दूर हटके वो समाज के प्रति कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, समाज के प्रति संकल्पित हैं और समाज के उद्धार के लिए वो उन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया है और ऐसी स्थिति में उनका सम्मान करना चाहिए। और अगर कोई उपद्रवी इस तरीके से उनके ऊपर हमला करता है तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और हम आश्वस्त हैं कि सरकार द्वारा सख्त से सख्त प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाएगी उस उपद्रवी के ऊपर। देखिए रोहित जी, यही मेरे ख्याल से आरएलडी की खूबसूरती भी है कि मैं देख रहा हूं कि सरकार के साथ में भी है, जबकि सरकार की बहुत सारी, सरकार मतलब बीजेपी की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे आरएलडी इत्तेफाक नहीं रखती। आरएलडी कहीं ना कहीं उसका विरोध करती हुई नजर आती है। मुझे याद आता है जयंत चौधरी जी का जब कांवड़ यात्रा के दौरान नेम प्लेट का मामला सामने आया तब उन्होंने बेबाकी के साथ में अपनी बात रखी। अभी नमाज को लेकर जब ईद की बात आई तब आपका भी जब मैं स्टेटमेंट देख रहा था और तमाम आरएलडी का स्टेटमेंट देख रहा था, ये कैसे हो रहा है? क्योंकि एक तरफ तो आप एकदम जो है धर्मनिरपेक्ष राजनीति कर रहे हैं, वहीं तो धर्म की राजनीति करते हैं उनके साथ में खड़े हुए आप नजर आते हैं। कैसे इसको मैनेज हो रहा है? क्योंकि कई लोग इसके ऊपर सवाल उठाते हैं। देखिए, कोई भी राजनीतिक दल हो, जब तक वो सरकार में नहीं होगा, सत्ता में नहीं होगा, तब तक वो अपने लोगों के साथ पूरी तरीके से न्याय नहीं कर पाएगा। और राष्ट्रीय लोकदल एक लंबे समय तक विपक्ष में रहा था। राष्ट्रीय लोकदल भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन की सरकार चला रहा है। हमने कोई विलय और मर्जर नहीं किया है। अगर हमारी विचारधारा और उनकी विचारधारा एक लाइन पे आ जाएगी, एक सामान्य विचारधारा अगर हो जाएगी तो एक ही मुद्दे हमारे और उनके हो जाएंगे, तो फिर ऐसी स्थिति में तो फिर दो अलग अलग पार्टियों की जरूरत ही नहीं होगी ना। कहीं ना कहीं राष्ट्रीय लोकदल अपनी विचारधारा को लेके आगे बढ़ रहा है, चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को लेके आगे बढ़ रहा है। माननीय जयंत चौधरी जी निरंतर भाईचारे की बात करते हैं और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं किसानों के प्रति संकल्पित है, जो उसने दिखाया है। चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देके भारतीय जनता पार्टी ने ये दिखाया कि उसने करोड़ों किसानों की भावनाओं का सम्मान करने का काम किया है। उसको देखते हुए राष्ट्रीय लोकदल भारतीय जनता पार्टी के साथ आया है और साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं। और किसी भी व्यक्ति से जो सरकार में ताकतवर है, आप तभी काम करवा सकते हैं जब आप उसको उस टेबल पे बैठ के समझाएं, जब आप उसके मुद्दों को, आप अपने मुद्दों को उस तक पहुंचा पाए। और ये तभी संभव हो पाएगा जब आप एक दोस्ताना माहौल में एक साथ में होंगे। अन्यथा तो आपकी बात को हमेशा आदमी क्रिटिक्स के रूप में ही लेगा। तो राष्ट्रीय लोकदल भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला के देश के विकास के लिए, किसानों के विकास के लिए, युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए, माननीय जयंत चौधरी जी स्किल इंडिया विभाग के अंतर्गत युवाओं को हुनरमान करने के लिए और देश का जो भविष्य है उन बच्चों को उनके पढ़ाई के दौरान ही हुनरमान बनाने के लिए काम कर रहे हैं और दिन रात मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। और हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारे देश का जो भविष्य हो वो सुनहरा हो।
अच्छा रोहित जी, ये भी क्या सच नहीं है कि जो बीजेपी के साथ जितने भी दल रहते हैं, बीजेपी या तो उनको दबाने का काम करती है या उनको एक तरीके से कहें तो उनको आगे बढ़ने देना नहीं चाहती। कई सारे एग्जाम्पल ऐसे जहां पर ना सिर्फ पार्टियां टूटी बल्कि उनके विधायक भी खुद बीजेपी में विलय होते हुए नजर आए। और ये ही बात जो है जयंत चौधरी ने भी एक बार कही थी कि भाई बीजेपी जो है वो एक तरीके से जो सहयोगी दल होते हैं उनको उनके स्तर तक ही रखना चाहते हैं, उनको बढ़ने देना नहीं चाहती। आरएलडी के साथ भी क्या कुछ ऐसा हो रहा है? देखिए, हम देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, हम्म। आम आदमी पार्टी, इन सबका गठबंधन था। जी। रिजल्ट क्या है? हम्म। कांग्रेस आम आदमी पार्टी के ऊपर प्रहार कर रही है, आम आदमी पार्टी कांग्रेस के ऊपर प्रहार कर रही है। हम्म। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अंदर जिस तरीके हम्म। के शब्दों का आदान प्रदान हो रहा है, क्या वो हम्म। किसी गठबंधन को शोभा देते हैं? क्या हम्म। वो ये शोभा देते हैं कि वो इस तरीके के छोटे शब्दों का प्रयोग करें जिस तरीके के उनके नेता वहां पे प्रयोग कर रहे हैं एक दूसरे के लिए, हम्म। एक दूसरे की भावनाओं को आहत करने का काम कर रहे हैं? तो एक बात हमको समझना पड़ेगा कि जितने भी राजनीतिक दल हैं वो अपने दल के प्रति संकल्पित हैं, वो अपने दल को बढ़ाएंगे। और हम्म। किसी को भी खत्म करने का काम अगर कोई कर सकता है तो वो जनता कर सकती है। जब आप जनता के लिए काम नहीं करेंगे, जनता के जी। मुद्दे नहीं उठाएंगे, उनके लिए हम्म। संकल्पित नहीं रहेंगे, हम्म। तब जनता आपसे मुंह मोड़ती है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश से कांग्रेस से जनता ने मुंह मोड़ने का काम किया है, समाजवादी पार्टी को जनता ने 17 में नकारा, 19 में नकारा, 22 में नकारा, और निरंतर जनता नकारती चली जा रही है। तो कोई भी अगर राजनीतिक दल हो, वो राजनीतिक दल तो अपने लिए काम करेगा ना। और जनता आप रहे राजनीति के अंदर कि आप नहीं रहेंगे राजनीति के अंदर, ये डिसाइड करने वाला अगर कोई है तो वो जनता है। वो कोई राजनीतिक दल आपको खत्म नहीं कर सकता है। क्या कांग्रेस चाहती है भारतीय जनता पार्टी रहे? क्या भारतीय जनता पार्टी चाहती है कांग्रेस रहे? दोनों नहीं चाहते हैं। क्या दोनों एक दूसरे को खत्म कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। तो आप राजनीतिक दल हो, आपकी अगर विचारधारा मजबूत होगी, आपके अगर समर्थक मजबूत होंगे और आप जनता के प्रति काम करेंगे, संकल्पित रहेंगे, उनके मुद्दों को उठाने का काम करेंगे, तो आपको खत्म करने की ताकत किसी के अंदर नहीं होती है। ये भ्रम फैलाने की कहीं ना कहीं कोशिश की जाती है। जी बिल्कुल रोहित जी, लेकिन बस चलते चलते एक सवाल आपसे जरूरी हो जाता है वक्फ को लेकर, क्योंकि वक्फ का मामला जिस तरह से आपने स्टैंड लिया है देखने को मिल रहा है, कई लोग कहते हुए भी नजर आ रहे हैं कि कहीं आरएलडी ने वक्फ पे जो है मोदी सरकार का साथ देकर अपने लिए मुश्किलें खड़ी तो नहीं कर ली हैं? देखिए, वक्फ बिल के अंदर अमेंडमेंट हुआ है और ये अमेंडमेंट कहीं ना कहीं मुस्लिम हितों के लिए हुआ है। और एक लंबे समय से एक ये मांग चली आ रही थी मुस्लिम समाज द्वारा कि वक्फ की संपत्तियों का जो प्रयोग है वो पूरी तरीके से मुस्लिम हित में नहीं हो रहा है। एक तबका उन संपत्तियों के ऊपर काबिज दिखाई पड़ रहा था। तो देखिए, जो और ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि एक ही अमेंडमेंट हो गया है तो अब इसके बाद कभी कोई अमेंडमेंट नहीं हो सकता है या आगे चेंजेस नहीं हो सकते। ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। अगर कहीं भी किसी को कोई दिक्कत लगेगी, कोई तकलीफ होगी, तो वो सामने आएगा। और हम आपको ये आश्वस्त करते हैं कि वक्फ की एक भी संपत्ति मुस्लिम समाज के हित के अलावा नहीं प्रयोग की जाएगी। ये सुनिश्चित हम सरकार के अंदर रह के करेंगे कि किसी भी तरीके का कोई भी अहित मुस्लिम समाज के साथ ना होने पाए। इसके लिए हम पूरी तरीके से कटिबद्ध हैं और इसके लिए हम पूरी तरीके से जवाबदेही भी हैं। जी देखिए, ये कानूनी प्रक्रिया है, एक संविधान की प्रक्रिया है। 2013 में भी वक्फ बिल के अंदर संशोधन हुआ था, 1995 में भी वक्फ बिल के अंदर संशोधन हुआ था। तो एक अगर 2025 में भी वक्फ बिल के अंदर संशोधन हुआ है तो ये कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। परंतु मैंने आपको बताया ना, आपदा में अवसर ढूंढने की कोशिश जो प्रयास विपक्ष करता है और कहीं ना कहीं समाज को गुमराह करने का जो प्रयास विपक्ष करता है, उसी कड़ी में इन्होंने वक्फ बिल को लेके भी बहुत सारी भ्रांतियों को फैलाने का काम किया। जी 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 रोहित जी, 27 को देखूं अगर मैं, तो क्या लगता है कि एनडीए कुनबा मजबूत है या कहीं कोई कड़ी कमजोर दिखाई पड़ रही है? क्योंकि जिस तरह से सीएम योगी के खिलाफ खुद उनकी पार्टी में आवाज उठ रही है, कई जो साथ के दल हैं वो भी आवाज उठा रहे हैं, तो कहीं आरएलडी का रुख भी कुछ और तो नहीं होने वाला 27 के चुनाव में? विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ सर। देखिए, माननीय जयंत चौधरी जी की सोच, उनकी विचारधारा, उनका संकल्प दृढ़ रहता है। अगर हम विपक्ष में थे तो हमने विपक्ष के साथ तब तक नहीं छोड़ा जब तक हम पूरी तरीके से नहीं समझ पाए कि ये दिशाहीन विपक्ष हो चुका है।
इनको खुद नहीं पता है कि ये क्या करना चाहते हैं। ये सिर्फ कुछ लोगों की वंदना करने के लिए ये अगर एक संगठन चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जी ऐसी स्थिति में हम उनके साथ रहना वो कहीं ना कहीं गलत महसूस कर रहे थे। आज अगर हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, तो हम देश जी के विकास के प्रति संकल्पित हैं, उसमें हम्म, आहुति दे रहे हैं देश के विकास के अंदर हम। जी और भारतीय जनता पार्टी द्वारा भी निरंतर देश के हम्म, विकास के लिए काम किया जा रहा है, हम्म, क्योंकि हम सब इसको क्रिटिकली भी एनालाइज कर सकते हैं कि हम्म, भारत की इकोनॉमी से लेके भारत का स्तर विश्व स्तर पर किस तरीके से बेहतर हो रहा है। आज हम्म, भारत की एक्सेप्टेंस विश्व पटल के ऊपर क्या है। तो राष्ट्रीय लोकदल किसी भी दल के साथ अगर मित्रता करता है तो वो लंबे हम्म, समय के लिए करता है। और हमारा ये मानना है कि आज जो गठबंधन है ये कहीं ना कहीं लंबी रेस के लिए एक बना हुआ गठबंधन है, जो कि हम्म। दूर तक जाने वाला है। चलिए, आखिरी सवाल मेरा रहेगा रोहित जी की, पहलगाम को लेकर क्या कोई बड़ी रणनीति होने वाली है? क्योंकि हर तरफ इस बात को लेकर चर्चा है कि जो आतंकी हैं, जिनके नापाक मंसूबे थे, उनको करारा जवाब मिलना चाहिए। तो क्या सरकार उसके लिए प्रतिबद्ध है? अगर मैं आपके क्योंकि आपकी पार्टी का समर्थन भी है और जयंत जी मंत्री भी हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले के ऊपर? देखिए, एक बात बिल्कुल साफ है कि जिस तरीके से वहां पे 26 भारतीयों की निर्मम हत्या की गई है, जी नरसंहार किया गया है, हम्म, कायराना हरकत की गई है, उससे पूरे देश के अंदर आक्रोश है। हम्म, और उसके तुरंत बाद जो भारत सरकार द्वारा कदम उठाए गए हैं, जी डिप्लोमेसी को कहीं ना कहीं जो डिप्लोमेटिक कदम उठाए गए हैं, उससे जो आतंकवादियों के संरक्षक पाकिस्तान है उसके अंदर खलबली मची हुई है। और हम्म, हम ये आश्वस्त करते हैं अपने 140 करोड़ देशवासियों को हम्म, कि ना तो पाकिस्तान सोएगा ना आतंकवादी सोएंगे। पाकिस्तान हम्म, सोएगा नहीं जब तक भारत की कार्रवाई पूरी नहीं हो जाएगी। हम्म, उनकी रातों की नींद जाएगी। और हम्म, जो उन्होंने वो कायराना हरकत की है उसका हम्म, एक एक देशवासी की मृत्यु का बदला सरकार लेने के लिए सक्षम है, और सरकार हम्म, लेगी। और सख्त से सख्त ऐसा संदेश दिया जाएगा कि दोबारा हरकत करने से पहले उनकी रूह हम्म। कांप जाए। धन्यवाद रोहित जी, बहुत सारे सवालों का आपने बड़ी धन्यवाद। बेबाकी के साथ में हमें जवाब दिया और तमाम मुद्दों के ऊपर चर्चा हमसे की। धन्यवाद आपका। और तमाम दर्शकों का धन्यवाद जो हमारे साथ जुड़े। इस तरह के प्रोग्राम हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। रोहित जी, आपका धन्यवाद, तमाम दर्शकों का धन्यवाद। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। आप लगातार बने रहें